हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। हम पोस्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ परीक्षा प्रो ऐप पे भी अवेलेबल है। हम लोग सेक्शन 8 तक पढ़ चुके थे। आज हम सेक्शन 9 के बारे में पढ़ेंगे कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन करना हो तो कंप्लेन कौन कर सकता है, किसे कर सकता है और कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये चीज। तो सेक्शन 9 में सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेन के बारे में प्रोविजन बताया गया। सबसे पहली बात यही बोली गई कि कोई भी एग्रीव्ड वुमेन राइटिंग में जो है कि सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन कर सकती है। कितने दिनों में कर सकती है? जब वो घटना हुई है सेक्सुअल हरासमेंट के, उसके विद इन 3 मंथ वो कर सकती है कंप्लेन। और अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं कई सारा, तो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है उसके विद इन 3 मंथ जो है एग्रीव्ड वुमन राइटिंग में कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, किसको कर सकती है? या तो एम्प्लॉयर को डायरेक्टली कर सकती है या कमेटी को, जो आईसीसी और एलसीसी है उसको भी कर सकती है। ठीक है, ये चीज। अगर एम्प्लॉयर को डायरेक्टली किया जाएगा तो भी वो उठा करके कमेटी के पास भेज दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर कमेटी के पास आ गया है तो कमेटी खुद ब खुद उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये 3 मंथ ध्यान रहे कि जब वो घटना हुई है उसके विद इन 3 मंथ एग्रीव्ड वुमेन राइटिंग में कंप्लेन कर सकती है। ठीक है। अब अगर कोई ऐसी एग्रीव्ड वुमन है जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो कमेटी के मेंबर या चेयरपर्सन है वो क्या करेंगे कि उसके कंप्लेन को राइटिंग में लिखेंगे और उस पे फिर उसके सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन लेकर के उसको पूरा का पूरा असिस्टेंस उसको प्रोवाइड करेंगे उसको कंप्लेन करने में। ठीक है, ये चीज। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर 3 महीने के भीतर वो कंप्लेन नहीं कर पा रही वो एग्रीड वुमेन, तब क्या होगा? अगर रीजनेबल जस्टिफाइड अगर ग्राउंड है तो इस 3 महीने के टाइम लिमिट को फर्दर 3 मंथ्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम लिमिट तो 3 महीने का है कि 3 महीने के भीतर उन्हें कंप्लेन करना है। लेकिन अगर किसी भी जस्टिफाइड रीजन की वजह से वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि मेंटल ट्रॉमा में चली गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, ठीक है, इसी वजह से अगर वो 3 महीने के भीतर कंप्लेन नहीं कर पाई तो जो है कि अगले 3 महीने में, मतलब मैक्सिमम 6 महीने के भीतर उन्हें कंप्लेन कर देना है। ठीक है, 6 महीने के बियॉन्ड अगर कंप्लेन किया जाएगा तो वो कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल टाइम लिमिट 3 मंथ का है, एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ। ठीक है, ये चीज। अगर कोई भी महिला है, मान लीजिए वो कंप्लेन करने की पोजीशन में नहीं है, या तो उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से, या इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में है, या उसकी डेथ हो गई, या किसी भी कारणवश से अगर वो कंप्लेन नहीं कर पा रही है, तो उसका लीगल हायर या वो महिला जिसको अथराइज कर दे वो उस महिला के बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लेन की इतनी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। अगला है सेक्शन 10 के बारे में, कॉन्सिलिएशन के बारे में। पोस्ट एक्ट में कॉन्सिलिएशन का भी प्रोविजन है। कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? समझौता कराने का। ठीक है, ये पोस्ट एक्ट में इसका प्रोविजन दिया गया है कि अगर जो है कि कमेटी इंक्वायरी शुरू करने से पहले और एग्रीव्ड वुमेन के रिक्वेस्ट पर, ध्यान रखिएगा, अगर एग्रीव्ड वुमेन रिक्वेस्ट करेगी तभी कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कमेटी इंक्वायरी शुरू करने से पहले एग्रीव्ड वुमेन के रिक्वेस्ट पर कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू कर सकता है। बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस समझौते की प्रक्रिया में कोई भी मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होगा, मतलब पैसे के लेन देन के आधार पे समझौता नहीं होगा। हो सकता है माफीनामा के आधार पे हो जाए, किसी भी और आधार पे जो है कि समझौता हो सकता है, मॉनिटरी सेटलमेंट के आधार पे नहीं कि जो है कि इतना पैसा आप दे दीजिए तो केस क्लोज कर देंगे, ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो गया तो कमेटी क्या करेगी? जो भी सेटलमेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, और रिकॉर्ड करके उसको एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज देगी अपनी रिकमेंडेशन। ठीक है, और साथ ही साथ जो कमेटी क्या करेगी? अपनी रिकमेंडेशन की एक कॉपी जो है कि एग्रीव्ड वुमेन को भी दे देगी और रिस्पोंडेंट को भी दे देगी, और इस केस में फर्दर इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब अगर कॉन्सिलिएशन हो गया तो ऐसे केस में फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी। कॉन्सिलिएशन में जो भी जो है कि समझौता हुआ है उसी के आधार पे केस को क्लोज कर दिया जाएगा।
तो ये पूरा कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है, ध्यान रखने वाली बात है। सेक्शन 10 में इसका जिक्र किया गया है। कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट के जरिए कॉन्सिलिएशन नहीं हो सकता है और एग्रीव्ड वुमेन की रिक्वेस्ट पर ही होगा। और अगर कॉन्सिलिएशन हो गया तो फर्दर कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। जो समझौता पत्र में जो है कि समझौता जिस बात पे हुआ है उसी समझौते के तहत जो है कि केस को क्लोज कर दिया जाएगा। आगे है इंक्वायरी के बारे में बताया गया है, जो सेक्शन 11 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इंक्वायरी कब होगी? अगर मान लीजिए एग्रीव्ड वुमेन कॉन्सिलिएशन के लिए एग्री नहीं है तब उस केस में इंक्वायरी होगी, या जो उनके बीच समझौता हुआ और बाद में रिस्पोंडेंट जो है उस समझौते के तहत जो भी कंडीशंस वगैरह लगाई गई थी उसका अगर वो पालन नहीं करता है, ऐसे केस में इंक्वायरी की जाती है उस केस में। ठीक है, इंक्वायरी किसके द्वारा की जाएगी? कमेटी के द्वारा ही की जाएगी। अगर वो इंटरनल कमेटी का मामला है आईसीसी का तो आईसीसी इंक्वायरी करती है, और अगर एलसीसी का मामला है तो एलसीसी इंक्वायरी करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर सीसीएस सीसीए रूल उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है, जो हमने सीसीएस सीसीए रूल में पढ़ा भी है, रूल 14 के तहत उस पर इंक्वायरी की जाती है। और अगर मान लीजिए कि जो जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे केस में कमेटी क्या करेगी? उसके खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर्ड कराएगी और पुलिस उसके जो है कि इंक्वायरी करेगी और कोर्ट में उनका केस चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंक्वायरी कौन करता है, या तो आईसीसी इंक्वायरी करेगा या तो एलसीसी इंक्वायरी करेगा। अगर जो जिसके खिलाफ कंप्लेन हुआ है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर सर्विस रूल सीसीएस सीसीए रूल के हिसाब से उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो है कि उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा और एफआईआर कर करके उनके खिलाफ जो है कि इंक्वायरी वगैरह की जाएगी। ठीक है, बाकी इंक्वायरी की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में हम ऑलरेडी सीसीएस सीसीए रूल में बहुत ही डिटेल में बात कर चुके। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि उनके बीच सेटलमेंट हो गया था, एग्रीव्ड वुमेन और रिस्पोंडेंट के बीच अगर सेटलमेंट हो गया था और जो एग्रीव्ड वुमेन है वो बाद में इन्फॉर्म कर रही है कि जो रिस्पोंडेंट है वो सेटलमेंट के कंडीशन को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। मैंने बताया ना कि दो ही सिचुएशन में इंक्वायरी होती है। अगर वो जो एग्रीव्ड वुमेन है अगर वो सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं है तब इंक्वायरी होगी उसमें, या सेटलमेंट हो गया और बाद में रिस्पोंडेंट जो है कि उसके जो है कि सेटलमेंट के कंडीशन को वायलेट कर रहा है तब उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। ठीक है, ये चीज। और अगर दोनों पार्टीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लीजिए कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ऐसे केस में क्या होगा? एज पर सीसीएस सीसीए रूल पूरी इंक्वायरी होगी, उनकी जो फाइंडिंग की कॉपी होगी वो दोनों को दिया जाता है। जैसे पूरा सीसीएस सीसीए रूल में रूल 14 का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वही एकदम पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैटर कोर्ट में गया है, जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर जो है कि जो रिस्पोंडेंट है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैटर कोर्ट में चला जाएगा। तो कोर्ट क्या है कि एग्रीव्ड वुमेन को कुछ भी अमाउंट लमसम में पेमेंट करने का ऑर्डर भी दे सकता है। रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन देगा कि आप इतना अमाउंट जो है कि इस जो है कि एग्रीड वुमन को पेमेंट कीजिए इसका। ठीक है, ये चीज। आगे एक बात और बताई गई है कि जो कमेटी की जो इंक्वायरी करने की जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर होती है। जो सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वही पावर आईसीसी और एलसीसी के पास जो है कि इंक्वायरी से रिगार्डिंग पावर होती है। क्या क्या पावर हो सकती है इनको? पहला, किसी भी पर्सन को जो है कि समन कर सकती है और उनके अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकती है। अटेंडेंस को इन्फोर्स करने का मतलब क्या होता है? अगर वो नहीं आ रहे हैं तो पुलिस को नोटिस दे करके उनको प्रेजेंस को सुनिश्चित भी करा सकती है। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करने का वो डायरेक्शन भी दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई भी मैटर जो उसको लगेगा उस केस में वो सिविल कोर्ट के बराबर पावर एक्सरसाइज कर सकती है। और जो आईसीसी या एलसीसी अपनी जो इंक्वायरी कंप्लीट करेगी वो विद इन 90 डेज जो है कि उनको इंक्वायरी कंप्लीट करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जिक्र हमने सीसीएस सीसीए रूल में भी पढ़ा है कि 90 दिनों के भीतर इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। अगला ये है सेक्शन 12 में एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, कि इंक्वायरी जब चल रही है या इंक्वायरी अभी शुरू हुई है उस दौरान भी एग्रीव्ड वुमेन के रिटन रिक्वेस्ट पे जो कमेटी कुछ और जो है कि एक्शन एम्प्लॉयर को रिकमेंड कर सकती है। क्या
या तो एग्रीव्ड वुमेन या रिस्पोंडेंट किसी का ट्रांसफर करने का रिकमेंडेशन कर सकती है ताकि दोनों अलग अलग दूर दूर हो जाए, ताकि जो डर का माहौल है वो खत्म हो। ठीक है, रिस्पोंडेंट का भी ट्रांसफर रिकमेंड कर सकती है या एग्रीव्ड वुमेन का भी ट्रांसफर रिकमेंड कर सकती है कमेटी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीव्ड वुमेन को लीव भी सैंक्शन किया जा सकता है मैक्सिमम 3 मंथ का। ये लीव रूल में भी हमने पढ़ा है और सीसीएस सीसीए रूल में भी मैक्सिमम 3 मंथ के लीव सैंक्शन करने के लिए भी रिकमेंडेशन आईसीसी या एलसीसी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ का। और आपको पता ही है ये 3 मंथ की जो लीव है वो नॉन डेबिटेबल है, मतलब उसके लीव अकाउंट से ये डेबिट नहीं होती है, बल्कि ये एक स्पेशल लीव उसको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कमेटी चाहे तो एग्रीव्ड वुमेन को रिलीफ देने के लिए कुछ ग्रांट भी देने के लिए रिकमेंडेशन कर सकती है। ये जो ग्रांट होता है, ये जो रिस्पोंडेंट होता है, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है, उसके सैलरी से डिडक्ट करके एग्रीव्ड वुमेन को दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की रिकमेंडेशन वो कर सकती है। कब करेगी? ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। उनके ट्रांसफर की रिकमेंडेशन कर सकती है, या लीव की रिकमेंडेशन कर सकती है, या तो एग्रीव्ड वुमेन को कुछ ग्रांट देने की भी रिकमेंडेशन कर सकती है। अगला है इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में। हमने पढ़ा कि इंक्वायरी कौन करेगा? कमेटी करेगी, या तो आईसीसी करेगी या एलसीसी करेगी। ठीक है, अगर आईसीसी इसमें जो है कि इंक्वायरी कर रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट एम्प्लॉयर को सबमिट करेगी, और एलसीसी अगर इंक्वायरी कर रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करती है। और कितने दिनों में? इंक्वायरी कंप्लीट करने के विद इन 10 डेज। इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करना है? 90 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट करना है। और जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट हुआ, अगले 10 दिनों में उनको अपनी रिपोर्ट एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो है कि सबमिट कर देनी। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इसकी एक कॉपी कंसर्न पार्टीज को भी दी जाती है, मतलब एग्रीव्ड वुमेन और रिस्पोंडेंट दोनों को दी जाती है। ठीक है, ये चीज अगर मान लीजिए जो कमेटी है उसने चार्जेस प्रूव नहीं हुए इंक्वायरी के दौरान, ठीक है, कमेटी ने इंक्वायरी किया और चार्जेस प्रूव नहीं हुए, तो ऐसे केस में वो कोई भी एक्शन न लिया जाए इसकी रिकमेंडेशन भी करती है। क्योंकि चार्जेस प्रूव नहीं हुए तो ऐसे केस में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी भी रिकमेंडेशन कमेटी करती है। ठीक है, लेकिन अगर कमेटी को यह लगता है कि चार्जेस प्रूव्ड हो गए हैं तो ऐसे केस में वो एम्प्लॉयर को या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एक्शन लेने के लिए रिकमेंड करेगी। क्या एक्शन लेने के लिए रिकमेंड करेगी? वही कि सर्विस रूल के हिसाब से इनके ऊपर सीसीएस सीसीए रूल के हिसाब से एक्शन लिया जाए अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। दूसरा वही रिस्पोंडेंट के सैलरी से जो है कि ग्रांट डिडक्ट किया जाए और डिडक्ट करके एग्रीव्ड वुमेन को दिया जाए। कितना करेगी ये आईसीसी केस टू केस बेसिस पे जो है कि अमाउंट डिसाइड करती है। अमाउंट का जिक्र न तो पोस्ट एक्ट में किया गया है ना तो सीसीएस सीसीए रूल में। ठीक है, तो यहां पे वो रिस्पोंडेंट की सैलरी से वो डिडक्ट करके एग्रीव्ड वुमेन को देने का रिकमेंडेशन करेगी। मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पोंडेंट की सैलरी से उसे डिडक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो सैलरी ड्रॉ ही नहीं कर रहा है, एब्सकॉन्डिंग है, अब्सेंट है, सैलरी उसे मिल ही नहीं रही। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो कमेटी है वो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट को ही डायरेक्शन दे सकती है कि आप जो है कि इतना अमाउंट आप एग्रीव्ड वुमेन को पेमेंट कीजिए। क्योंकि वो सैलरी नहीं ड्रॉ कर रहा है इसीलिए एम्प्लॉयर उसमें से डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में कमेटी क्या कर सकती है कि सीधा रिस्पोंडेंट को ही डायरेक्शन दे सकती है कि आप इतना पैसा जो है कि आप एग्रीव्ड वुमेन को दीजिए। सपोज करिए रिस्पोंडेंट को भी डायरेक्शन दिया गया और वो पैसा नहीं दे रहा है एग्रीव्ड वुमेन को। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का है वहां के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेटर लिख देगा जो है कि कमेटी कि इतना अमाउंट इनको एज ए लैंड रेवेन्यू इनसे रिकवर किया जाए और रिकवर करके एग्रीव्ड वुमेन को दिया जाए। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन दिए गए। पहला कि एम्प्लॉयर उनके सैलरी से डिडक्ट करके दे दे, अगर सैलरी नहीं से डिडक्ट नहीं हो पा रहा है तो रिस्पोंडेंट डायरेक्ट उतना पैसा उठा करके एग्रीव्ड वुमेन को दे दे। अगर रिस्पोंडेंट नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया जाएगा कि आप इनको इस अमाउंट को एज ए लैंड रेवेन्यू इनसे रिकवर कीजिए और रिकवर करके जो है कि एग्रीव्ड वुमेन को दीजिए। ठीक है, ये चीज। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी जो है कि एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, उस पे उनको जो भी रिकमेंडेशन आई हुई है आईसीसी या एलसीसी की, उस पे उन्हें मैक्सिमम 60 डेज के भीतर उनको उस पे एक्शन भी ले लेना। ठीक है, ये चीज है।
अगला है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मलिशियस कंप्लेन एंड फॉल्स एविडेंस। पोस्ट एक्ट कहता है कि अगर किसी ने जो है कि फॉल्स कंप्लेन किसी के खिलाफ किया या कोई भी विटनेस है वो फॉल्स एविडेंस के तौर पे जो है कि वो हुआ, मतलब झूठ बोला, ठीक है, तो कमेटी उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन कर सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी एग्रीड वुमेन है वो गलत कंप्लेन किसी के खिलाफ जो है कि वो कर दी, या कोई विटनेस है गलत जो है कि गवाही कर दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में वो जो कंप्लेनेंट प्लस जो विटनेस है इनके खिलाफ भी एक्शन लेने का रिकमेंडेशन आईसीसी कर सकता है। लेकिन एक बात बोली गई है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, केवल वो अगर उसके पास एविडेंस ना होने की वजह से अगर वो चार्जेस को प्रूफ नहीं कर पाई तो ये नहीं माना जाएगा कि ये फॉल्स कंप्लेन था, ठीक है, और उस पर कोई भी एक्शन इस हिसाब से नहीं लिया जाएगा। अगला है सेक्शन 15 जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कंपनसेशन के बारे में। यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना कि डिडक्ट करके कंपनसेशन दिया जाएगा, तो एक्ट में ही ये बात मेंशन की गई है कि कमेटी जब कोई भी कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन करेगी तो वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके जो है कि कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करेगी। ठीक है, कंपनसेशन का अमाउंट जो होता है वो कमेटी ही रिकमेंड करती है कि इतना कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए। तो वो रिकमेंडेशन करते समय उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी पोस्ट एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया। पहला यही देखना है कि जो एग्रीव्ड वुमेन है उसको कितना मेंटल ट्रॉमा, पेन या सफरिंग वगैरह हुआ। दूसरा, उसको कैरियर में कितना लॉस हुआ इस सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से। तीसरा, इसकी वजह से उसके कितने मेडिकल एक्सपेंडिचर उसका आया। चौथा, रिस्पोंडेंट की इनकम या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि ये लमसम मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पे। ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कमेटी जो है कि कंपनसेशन का रिकमेंडेशन अपना करती है, जो भी उसे अप्रोप्रिएट लगेगा अकॉर्डिंगली वो कर देगी। अगला है सेक्शन 16, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो मैटर होता है ये एग्रीव्ड वुमेन और रिस्पोंडेंट दोनों के लिए एक डिग्निटी का भी मैटर होता है। ठीक है, इसीलिए ये बोला गया है कि इसमें जो कंप्लेन का कंटेंट, ठीक है, जो एग्रीव्ड वुमेन हो चाहे रिस्पोंडेंट हो चाहे विटनेस हो, उनकी ना तो आइडेंटिटी ना तो जो है कि एड्रेस या जो उनके बीच कॉन्सिलिएशन हुआ है या इंक्वायरी के दौरान जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग की फाइंडिंग है, ये कोई भी चीज जो है कि डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, ना तो पब्लिक को, ना तो प्रेस को और ना ही मीडिया को। ठीक है, इवन आरटीआई एक्ट के तहत भी ये इंफॉर्मेशन अगर मांगी जाएगी तो उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बोला गया कंप्लेन का कंटेंट हो चाहे एग्रीव्ड वुमेन, रिस्पोंडेंट या विटनेस की आइडेंटिटी और एड्रेस हो, चाहे कॉन्सिलिएशन के जरिए क्या उनके बीच समझौता हुआ ये हो, चाहे इंक्वायरी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, या आईसीसी वगैरह ने क्या रिकमेंडेशन अपनी दी, या एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या एक्शन लिया, ये कोई भी चीज पब्लिक, प्रेस या मीडिया में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयर अगर चाहता है कि पब्लिक में, प्रेस में या मीडिया में चीजें जाए तो वो केवल जस्टिस जो हुआ है केवल उसके बारे में बता सकता है विदाउट डिस्क्लोजिंग ऑल दीज डिटेल्स। ठीक है, बिना इन डिटेल्स को डिस्क्लोज किए हुए केवल जस्टिस के बारे में वो चाहे तो मीडिया में या पब्लिक में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, ये चीज आगे यही बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन है वो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक में, प्रेस में या मीडिया में लीक करता है तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सर्विस रूल के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है एज पर सीसीएस सीसीए रूल, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज आगे अपील के बारे में भी बताया गया है। जो भी एग्रीव्ड कोई भी पर्सन जो कि आईसीसी और एलसीसी की रिकमेंडेशन से अगर वो एग्रीव्ड हुआ है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर सीसीएस सीसीए रूल वो अपील कर सकता है, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल में भी जाकर के अपील कर सकता है। ठीक है, अपील उसे करना कितने दिनों में है, रिकमेंडेशन के विद इन 90 डेज उसे जो है कि अपील कर देना होता है। ठीक है, ये चीज
अगला है सेक्शन 19 जो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में, कुछ एम्प्लॉयर की ड्यूटी के बारे में भी पोस्ट एक्ट में बात की गई है। क्या क्या है वही मैंने बताया था ना। पोस्ट एक्ट प्रिवेंटिव स्टेप के साथ साथ प्यूनिटिव स्टेप दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को सर्टेन ड्यूटीज बताई गई है ताकि जो है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट की मिसकंडक्ट हो ही ना, मतलब इतने सारे प्रिवेंटिव स्टेप उठा लिए जाए कि एक तरीके से ये चीजें हो ही ना। क्या क्या बोला गया है? सबसे पहली बात यही बोला गया है कि जो एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट वर्क प्लेस पे प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर डाल दी गई है कि हर एक महिला वर्क प्लेस पे सुरक्षित महसूस करे। ये एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है कि वो कैसे करेगा। ठीक है, साथ ही साथ आगे ये बोला गया है कि जो वर्क प्लेस पे ये बात प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाए कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी करता है तो उनके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पूरा डिटेल जो है कि वर्क जो है कि कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच इन चीजों के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम भी एम्प्लॉयर को टाइम टू टाइम जो है कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे जो महिला एम्प्लॉय है उनको अपने राइट्स के बारे में भी पता लगेगा, उन्हें अपने प्रोटेक्शन के बारे में पता लगेगा कि पोस्ट एक्ट उन्हें क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी हुई तो उनके पास कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। प्लस अगर अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो जो भी मेल एम्प्लॉय हैं वो थोड़ा डरेंगे भी, और क्या होगा कि वो इस एक्टिविटी से मतलब इस मिसकंडक्ट को करने से दूर भी रहेंगे। ठीक है, ये चीज आगे ये भी बोला गया कि जो इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है आईसीसी या एलसीसी को पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो जो कंप्लेन है उसको डील कर सके और अच्छे से इंक्वायरी कर सके, ये सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की ही। ठीक है, ये चीज साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो कमेटी है उसके सामने चाहे रिस्पोंडेंट हो चाहे विटनेस हो, इनको प्रेजेंट कराने में भी जो है कि एम्प्लॉयर जो है कमेटी को पूरा असिस्टेंस देगा। ठीक है, ये चीज साथ ही साथ कमेटी जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगी वो इंफॉर्मेशन भी एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर जो एग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, वो पुलिस के सामने कोई कंप्लेन करना चाहती है, मान लीजिए वो रिस्पोंडेंट के खिलाफ, तो उसमें भी एम्प्लॉयर पूरा उसे असिस्टेंस करेगा। मान लीजिए कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और उसके साथ जो मिसकंडक्ट किया वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसके ऊपर तो सीसीए रूल के तहत एक्शन हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में उस महिला की पूरी मदद करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ताकि वो केस को प्रॉपरली फाइल कर सके पुलिस के साथ। ठीक है, ये चीज है। आगे यही बोला गया कि भाई ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जो है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट को वो सर्विस रूल के हिसाब से एक मिसकंडक्ट के तौर पे माने और उसके अकॉर्डिंगली उस पे जो है कि एक्शन ले। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरनल कमेटी की जो है कि रिपोर्ट वगैरह टाइमली सबमिट हो, ये सारी चीजें भी मॉनिटर करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर ही डाल दी गई है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर एम्प्लॉयर इन चीजों का ध्यान दे तो जो है कि एक जो प्रिवेंटिव स्टेप्स बनाए गए हैं जो है कि पोस्ट एक्ट में, वो पूरा का पूरा अगर अच्छे से फॉलो हो जाए तो प्यूनिटी स्टेप्स में जाने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की भी ड्यूटी बताई गई है। ठीक है, पहला यही है कि एलसीसी लोकल कंप्लेन कमेटी टाइमली अपना रिपोर्ट सबमिट करे। इस चीज की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है कि जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा इंगेज किया जाए, ताकि वो जो है कि पोस्ट एक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, तो ये इनके बारे में दो बातें बोली गई हैं। आगे बोला गया है कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। अब जो दोनों कमेटी होती है आईसीसी और एलसीसी, ये अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं, वो भी कैलेंडर ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं बल्कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से। आईसीसी जो अपना रिपोर्ट बनाएगी वो एम्प्लॉयर को सबमिट करती है, और एलसीसी अपना जो रिपोर्ट बनाएगी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करती है।
ठीक है, ये चीज जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो रिपोर्ट आएगी उसको वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना जो एनुअल रिपोर्ट बनाता है वो उसमें मेंशन करके उसको जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट कर देगा। ठीक है, और जो आईसीसी अपनी रिपोर्ट एम्प्लॉयर को सबमिट किया है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट में वो चीज शामिल कर देगा और ये एनुअल रिपोर्ट बाद में पार्लियामेंट के सामने ले कर दी जाती है। ठीक है, ये चीज आगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पोस्ट एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग करे और जो भी डेटा है कि साल में कितने उनके यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेज हुए, क्या आउटकम आया, ये सारी चीजों के बारे में कितना वर्कशॉप अरेंज किया गया, ये सारी चीजों का एक डेटा मेंटेन करे और मेंटेन करके उसको पार्लियामेंट के सामने वो चीज भी रखे। ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉयर के साथ साथ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पोस्ट एक्ट की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और वो इस तरह के मिसकंडक्ट से अपने आप को बचा पाए। ठीक है, ये चीज आगे है सेक्शन 25 में पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो राइटिंग में चाहे तो एम्प्लॉयर से चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। ठीक है, या किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकती है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए जा करके इंस्पेक्शन कर सके, जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उनका वो इंस्पेक्शन भी कर सके। ठीक है, तो ये पावर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है। आगे सेक्शन 26 में यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए पोस्ट एक्ट का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो उसके लिए पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, अगर जो एम्प्लॉयर है वो आईसीसी कंस्टिट्यूट ही नहीं कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो या जो एक्शन लेना है एज पर जो है कि पोस्ट एक्ट वो एक्शन नहीं ले रहा है, या जो भी प्रोविजन बताए गए हैं पोस्ट एक्ट में उसके विपरीत जाकर के अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस एम्प्लॉयर पे फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये फाइन मैक्सिमम 50,000 तक का लगाया जा सकता है। ये मैक्सिमम है वैल्यू, इससे कम भी लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 50,000 तक का लगाया जा सकता है। मतलब अगर पोस्ट एक्ट का वायलेशन कर रहा है एम्प्लॉयर खुद, आईसीसी कंस्टिट्यूट करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो एलसीसी कंस्टिट्यूट करे, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, या एज पर पोस्ट एक्ट उसे जो एक्शन लेने के बारे में बोला गया नहीं कर रहा है, या जो प्रोविजन है एक्ट के उसके विपरीत जाकर के काम कर रहा है, ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है जो मैक्सिमम 50,000 के बराबर हो सकती है। ठीक है, एक बार फाइन लगा, अगर उसने दोबारा फिर से वही सेम गलती किया तो ऐसे केस में उसको पहले जितनी फाइन लगी थी उसका डबल फाइन लगाया जा सकता है। पहले अगर 20,000 फाइन लगाई थी तो इस बार 40,000। ठीक है, ये चीज आगे एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है सेक्शन 27 में, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। कोर्ट बहुत सारे मैटर में आपने देखा होगा सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है, लेकिन पोस्ट एक्ट मना करता है कि पोस्ट एक्ट के तहत जो भी सेक्सुअल हरासमेंट की जो भी मिसकंडक्ट है, कोर्ट उसका कोई भी सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है। कोर्ट के सामने ये मैटर एक कंप्लेन के रूप में आएगा, तभी जो है कि कोर्ट इसका जो है कि कॉग्निजेंस लेगा और जो है कि उस पे आगे की जो कार्रवाई करनी होगी करेगा। ठीक है, तो कोर्ट इसमें कोई भी कोर्ट हो गया, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, कोई भी इसमें सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, जब तक कि उसके पास कंप्लेन जो है कि एग्रीव्ड वुमेन या उसके द्वारा अथॉराइज किसी पर्सन के द्वारा कंप्लेन जब तक नहीं आएगा, कोर्ट उस पर सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगा। और सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर अगर कंप्लेन के तौर पे उसके पास आया तो मिनिमम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के होते हैं उनसे नीचे के जज इसकी सुनवाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे एक और बड़ी बात बोलेगी, जो अगर कोर्ट के सामने कोई भी मैटर या एफआईआर वगैरह हुआ तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। नॉन ऑफेंस दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सीरियस क्राइम के केस में होते हैं। ठीक है, और इस केस में अगर पुलिस अरेस्ट करना चाहती है तो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन वही जो सीरियस क्राइम होते हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर,
ये सारी चीजें कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी जाती है। ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप देखेंगे तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, एनसीआर दर्ज करती है। ठीक है, डायरेक्ट एफआईआर नहीं करती है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें सीधा एफआईआर दर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है कि छोटी छोटी बातें हैं। तो ये ध्यान रखें, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता जब तक कि उसके पास कंप्लेन ना आए। और दूसरा कि ये जो है कि मिसकंडक्ट है उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना गया है। ठीक है, ये चीज आगे एक बात और बोली गई है कि पोस्ट एक्ट में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, ये जो है कि सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए जो दूसरे लॉज बनाए गए हैं, ये इसको डेरिवेट नहीं करता, मतलब उसको कमजोर नहीं करता, बल्कि ये इन एडिशन है। मतलब ऑलरेडी जो प्रोविजन अदर लॉ में, अदर एक्ट में मेंशन है, ये उसको एडिशनल में जो है कि ये प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आगे ये बोला गया है, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या क्या रूल बना सकता है, और इसमें पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनेशन में हमने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, लेकिन पोस्ट एक्ट के रिगार्डिंग रूल बनाने की पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। क्या क्या रूल वो बना सकता है, वही जो हमने पढ़ा था ना, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको फीस या अलाउंसेज मिलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या फीस या अलाउंसेज मिलेंगे, इसका रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, दूसरा, मेंबर के नॉमिनेशन से रिगार्डिंग रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा ना कि कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, एग्रीव्ड वुमेन कर सकती है, उसकी लीगल हायर कर सकते हैं, या उसके द्वारा ऑथराइज कोई भी पर्सन कर सकता है, इसके रिगार्डिंग भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, इंक्वायरी कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, इसके रिगार्डिंग रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, इंक्वायरी के दौरान आईसीसी या एलसीसी की पावर क्या क्या होगी, ये पूरा का पूरा भी रूल बना सकता है। क्या रिलीफ रिकमेंड किया जा सकता है आईसीसी और एलसीसी के द्वारा, इसके रिगार्डिंग रूल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और कैसे इस पे एक्शन लेना है, इसके रिगार्डिंग भी रूल बनाए जा सकते हैं, और अपील कैसे की जा सकती है, कितने दिनों में की जा सकती है, ये सारे के सारे रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। ठीक है, ये चीज, और वर्कशॉप वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इन सारी चीजों की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था ना, एनुअल रिपोर्ट बनाए जाएंगे आईसीसी और एलसीसी के द्वारा, वो किस फॉर्मेट में बनाए जाएंगे, ठीक है, और कब बनाए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग भी पूरी की पूरी जो है कि जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दे दी गई। ठीक है, ये चीज आगे ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है, इसीलिए ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पोस्ट एक्ट से रिलेटेड जो ये सारे प्रोविजन हमने पढ़ा, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी रूल बनाती है, ठीक है, तो बनाने के बाद उसको तुरंत पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रखना पड़ेगा। और ये जो रूल है वो 30 डेज तक पार्लियामेंट के टेबल पे जो है कि ले किया जाएगा, मतलब पार्लियामेंट के सामने 30 दिन तक ये जो है कि जो रूल है वो पार्लियामेंट के सामने उसे रखना पड़ेगा, चाहे एक ही सेशन में चाहे कई सेशन। ठीक है, और ये 30 दिन तक ये जो रूल पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट इसकी रूल की स्टडी करेगा, इस रूल में वो चाहे तो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है या इसको खारिज भी कर सकता है। अगर मॉडिफिकेशन कर देगा तो मॉडिफिकेशन के साथ वो लागू होगा, अगर खारिज कर देगा तो वो जो रूल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो लागू नहीं होगा। ठीक है, ये चीज। अगला जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। हर एक एक्ट में आप देखेंगे कि सबसे लास्ट वाला जो प्रोविजन होता है वो यही होता क्या है, एक्ट वगैरह बहुत सोच समझ के बनाए गए होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन में कोई ना कोई डिफिकल्टी आ सकती है, और उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए बार बार अगर चीजें पार्लियामेंट के पास आएंगी तो उसको इंप्लीमेंट करने में डिले हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पार्लियामेंट क्या करता है कि जब कोई एक्ट पास करता है तो उसमें जो इंप्लीमेंटेशन में जो डिफिकल्टी आने वाली है उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी पे दे देता है। तो इस एक्ट में जो अगर इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको रिमूव करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर
इस एक्ट के लागू होने के मैक्सिमम 2 साल के भीतर ही किया जा सकता है। एक्ट 2013 में लागू हुआ अप्रैल में, 2015 अप्रैल तक ही ऐसे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। और जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे ये पार्लियामेंट के सामने उसको रखना पड़ेगा कि ये चीजें प्रॉब्लम आ रही थी और ये जो है कि ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए। ठीक है, तो पोस्ट एक्ट में यही इतनी सारी बातें थी। हमने एक एक प्रोविजन को पढ़ लिया। इसका जो एक्सटेंडेड प्रोविजन है हमने सीसीएस सीसीए रूल कंडक्ट रूल में भी पढ़ा हुआ है, तो दोनों को मिला करके देख लेंगे। तो एक भी सवाल आपके अगर इससे रिलेटेड आएंगे तो आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, ओके बाय।